Sing that shit. Yeah. आज मैं आपको वाक्य और वाक्य के भेद के विषय में बताऊंगी। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके प्रकार के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखिए। वाक्य की परिभाषा में शब्दों का समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। सीधे शब्दों में इसको कहा जाए कि वाक्य को शब्दों के समूह बनाने के बाद जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और जिससे जो कहने वाला है उसका आशय भी पूर्णतः स्पष्ट होता हो, तो उसे वाक्य हम कह सकते हैं। अगर सिंपल सीधी सी अगर परिभाषा देखें तो सीधा ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता हो या प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे दो उदाहरण आपके सामने हैं, राधा गाना गाएगी और दूसरा है आपके मोहन आगरा जा रहा है। अब यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में है इसलिए हम संपूर्ण वाक्य इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दें कि गाना गाएगी राधा या आगरा जा रहा है मोहन, इस तरह से अगर कहेंगे तो उसको व्यवस्थित क्रम नहीं कहेंगे और इसीलिए उसको वाक्य की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। उसका सार्थक समूह होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और उससे पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा हो, तब हम उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग में आएगा पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के भेद भी दो प्रकार के से हम करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद आपको मैं बताऊंगी। वाक्य के अंग इस प्रकार हैं। उद्देश्य तब कहा जाएगा जब कर्ता का विस्तार उद्देश्य ही कहलाएगा। कर्ता और कर्ता का विस्तार, ये इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर मोर जो है वो कर्ता कहा जाएगा क्योंकि उसी के द्वारा क्रिया की जा रही है और क्रिया क्या है, नाच रहा है, यानी नाचने की क्रिया करने वाला मोर है। अब दूसरी तरह से अगर हम आप इसको देखें तो उद्देश्य तब कहलाता है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, जो विषय है वही उद्देश्य कहलाएगा। बाकी में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो बात कही जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। देखिए, कर्ता को ही उद्देश्य कहेंगे और क्रिया को विधेय कहेंगे, क्योंकि मोर जो है वो कर्ता है, मोर को ही उद्देश्य कहा जाएगा। बचा हुआ पार्ट जो है यानी नाच रहा है, उसे क्रिया भी कहेंगे और उसी को विधेय भी कहते हैं। विधेय की परिभाषा भी देख लीजिए। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अथवा कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ भी शेष रहता है उसे विधेय की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम यहाँ पर कर्ता है और ने उसका विस्तार कहलाएगा और रावण को मारा ये विधेय के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत ये उद्देश्य की श्रेणी में आएगा, यानी वही कर्ता है, और बचा हुआ पार्ट वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये पूरी बात आ जाएगी आपकी विधेय के अंतर्गत। यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो पा रहा है कि जो कर्ता होता है वही उद्देश्य है, क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है इसलिए वो उद्देश्य है, और जो बात कही जा रही है वो आगे के पार्ट में है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसका मतलब जो बात कही गई है वो प्रशांत के लिए कही गई है, तो प्रशांत यहाँ उद्देश्य है और बची हुई बात जो है वो पूरी विधेय के अंतर्गत आ जाएगी। वाक्य के भेद, और वाक्य के भेद में सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ लेते हैं, जो कि पूरे 8 प्रकार के होते हैं। क्लास 9th के सिलेबस में यही आता है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाते हैं। आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आप PDF फॉर्म में कुछ एक्सरसाइज छोड़ूंगी, आप वहां से उठा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वाक्य के भेद देख लीजिए। पहला भेद है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक और छठा आपका इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतार्थक। अब हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।
विधानवाचक वाक्य का यहाँ पर परिभाषा आपके सामने है। जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, विधानवाचक वाक्य की हम बात कर रहे हैं जिसमें किसी काम के होना दिखाया जाता है, यानी किसी कार्य के होने की बात कही जाती है और उसकी स्थिति और अवस्था भी दिखाई जाती है। यानी इसको हम सरल वाक्य के अंतर्गत भी रख सकते हैं जिसमें एक क्रिया हो रही है और उसमें आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ पर खाने की क्रिया दिखाई जा रही है। दूसरा, राधा पढ़ती है, यहाँ पर किसी काम होने की बात यहाँ भी नजर आ रही है, यानी कार्य क्या हो रहा है कि राधा पढ़ने का कार्य कर रही है, तो इसको हम विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक का नाम से ही पता लग रहा है कि निषेध यानी नहीं करने वाली बात, यानी शब्द जो आएंगे वो ना आ सकता है, नहीं आ सकता है और मत आ सकता है। यह आप आगे वाक्यों में देखेंगे। जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम होने के ना होने का बोध होता है तो वहां पर निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत भागो, सीता ने खाना नहीं खाया, रेखा आज विद्यालय नहीं गई। अब हमें निषेधवाचक के अंतर्गत 3 शब्दों पर यहाँ पर ध्यान देना है। पहले वाक्य में मत पर ध्यान देंगे, दूसरे वाक्य में नहीं पर, और तीसरे वाक्य में भी नहीं पर ध्यान देंगे। अर्थात जो भी क्रिया की जा रही है यहाँ पर उसका नहीं होने वाली बात यहाँ पर समझ में आ रही है। सड़क पर मत भागो, यानी यहाँ भी ना होने की बात, निषेध की बात की जा रही है। सीता ने खाना नहीं खाया, यहाँ भी नहीं की बात की जा रही है, अर्थात खाना नहीं खाया गया। और तीसरा भी, रेखा आज विद्यालय नहीं गई। जब ना होने की बात की जाती है या ना होने का बोध होता है तो निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होता है। उसमें क्या, किसे, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे हमें समझ में आता है कि उसमें किसी प्रश्न की बात की जा रही है। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है, राम क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ पूछने वाली बात की जा रही है। एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है आप सेंटेंस के अंत में, इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछने वाली बात है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत ये आएगा। दूसरा भी, वेदांत क्या बना रहा है, नीतू क्या खा रही है, इसमें सब में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। चौथा नंबर पर आपका वाक्य आएगा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञावाचक से ही समझ में आ रहा है कि किसी ऑर्डर की बात की जाएगी, किसी की आज्ञा देने वाली बात होगी वाक्य में। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना और निवेदन आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। शब्द से वाक्य का जो भेद है उससे तो समझ में आता है कि आज्ञा और आदेश जैसी चीज होगी, लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस भी नजर आएंगे जिसमें किसी चीज की अनुमति मांगी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है किसी से, और वही बात निवेदन के अंतर्गत भी आ जाएगी। तो इन भावों को प्रकट करने वाले वाक्य अगर नजर आते हैं तो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो, इसमें आज्ञा सूचक शब्द है ये, और इसमें एक ऑर्डर जैसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयवाचक कहलाता है। यहाँ शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। हर्ष का मतलब होता है खुशी जैसी बात। जब हमें किसी सेंटेंस में किसी खुशी का, उल्लास की बात समझ में आएगी तो वो विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आएगा। शोक, कभी दुख का आभास हो कि किसी वाक्य में दुख का सेंस नजर आ रहा है तो भी वो विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आएगा। घृणा यानी किसी चीज से हेट की बात दिखाई दे तो भी आप विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत ही रखेंगे। और चौथे शब्द जो है वो विस्मय है। विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम कहते हैं किसी ऐसी बात को अचानक हम मुंह से कह दें जिसमें हमारा मुंह खुला को खुला रह जाता है, आश्चर्यजनक चीज होती है, तब भी जो भाव प्रकट होंगे उसको विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जैसे आपके सामने स्पष्ट हो रहा है उदाहरण के स्वरूप में,
इसमें लिखा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो जब किसी दृश्य को हम देखें और वो अत्यधिक सुंदर है तो अचानक से मुंह से वाह जैसे शब्द निकलते हैं और उसके आगे चिन्ह जो होता है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, और यहाँ पर आपका विस्मयवाचक शब्द या वाक्य कहलाएगा। दूसरा है अरे यह क्या हो गया। अब कोई काम ऐसा हो गया हो जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, तो अचानक से हमारे मुख से निकल जाता है अरे ये क्या हो गया। मतलब अरे के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा और उसके आगे पूरा सेंटेंस जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एकदम से आश्चर्यचकित होने वाली बात या शोक की सूचना भी अगर होती है तब भी ऐसे ही शब्द हमारे मुख से अचानक निकलते हैं और उसको विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा ये तीसरा देखिए, शाबाश क्या शतक बनाया है। जब हमें हर्ष की सूचना मिलती है, कुछ खुशी की बात होती है या किसी ने बहुत बेहतरीन काम किया होता है तो हम शाबाश जैसे शब्द बोलते हैं और शाबाश कहने के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है और पूरा सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य, जब किसी के लिए आशीर्वाद वचन हो, किसी की कुछ अच्छे की शुभकामना दी जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो उन सारे वाक्यों में इच्छावाचक वाक्य देखा जाता है। जैसे आपकी डेफिनेशन है आगे, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे, ये सब इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जब किसी से कोई आशीर्वाद लेता है, उसके चरण स्पर्श करता है तो मुंह से शब्द क्या निकलता है कि दीर्घायु हो। ये भी शब्द आपके वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। सातवां, संदेह सूचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल आएं, हमें पूर्णतः नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि वो कल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम शायद जैसे शब्दों का यानी उम्मीद करते हैं, संभावना प्रकट करते हैं कि शायद वो कल आएंगे। तो ऐसे जो वाक्य होंगे तो उसे संदेह सूचक वाक्य में रखा जाएगा, क्योंकि हमें संदेह है कि कल पक्का आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए हम शायद जैसे शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य आपके सामने है, शायद पिताजी आ चुके होंगे। यानी ये सेंटेंस अभी किसी ने अगर बोला होगा तो निश्चित रूप से वो अनुमान लगा रहा होगा, वो उस जगह पर नहीं होगा जहाँ पर पिताजी के आने की सूचना हो रही है या आने वाले हैं, तो वो सिर्फ अंदाजे से उम्मीद लगाकर बताएगा कि इस समय तक पिताजी आ चुके होंगे। तो यहाँ पर जब हमें पूरी तरह से हमें स्पष्ट नहीं होता है कि ऐसा कार्य हो चुका है, तब यहाँ पर संदेह या संभावना के भाव प्रकट होते हैं और तब हम उसमें शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और संदेहवाचक वाक्य वो कहलाता है। इसमें होगा जैसे शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है कि वो आ चुके होंगे या वो पूजा का कार्य हो चुका होगा, तो शायद का प्रयोग ना भी करें हम शब्द तो भी होगा होगी जैसे शब्दों का प्रयोग हमें ये बताता है कि जो कार्य हम करने की बात कर रहे हैं वो हुई है या नहीं हुई है, इसमें संदेह जैसी बात नजर आती है और हम आशा करते हैं कि ऐसा कार्य हो चुका होगा। तब होगा होगी जैसे शब्द इस्तेमाल हो या फिर शायद जैसे शब्द इस्तेमाल हो तो समझ जाना चाहिए कि संदेह सूचक वाक्य है ये। अंतिम और ये आपका 8th नंबर वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। यहाँ पर संकेतार्थक को शर्तवाची भी कहा जाता है और शर्तवाची इसलिए क्योंकि एक कार्य के होने में किसी दूसरे वाक्य की शर्त को यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस वाक्य में, अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है, एक कार्य होने का जो है कारण कोई और दूसरी बात दिखाई जाती है, तब उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने जो उदाहरण है उसमें देखिए, यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी। यहाँ पर दो बातें की जा रही हैं, स्कूल जाने वाली बात और एक बात और भी कही जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वर्षा हो गई या यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी। तब यहाँ पर एक शर्त नजर आ रही है और शर्त है स्टार्टिंग के सेंटेंस में, यदि वर्षा रुक गई ये शर्त है और तब आगे बात कही जा रही है कि वो स्कूल
जाएगी। दूसरा सेंटेंस है यदि पापा बाजार जाएंगे तो सामान आ पाएगा। तो अब यहाँ भी एक शर्त जैसी नजर आ रही है जिसमें लिखा है कि यदि बाजार पापा जाएंगे, यानी ये शर्त है, और तब सामान आ पाएगा। तो एक बात की जो कही जा रही है, एक कार्य का यानी सामान आने का कार्य तब हो पाएगा जब उसके पापा के बाजार जाने वाली बात है, वो शर्त के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक चीज पर दूसरी चीज डिपेंड दिखाई जाती है, तब उसको संकेतार्थक के रूप में हम देखते हैं और उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ देखिए स्पष्टता नीचे नजर आ रहा है ब्रैकेट में, यहाँ सामान लाने की क्रिया के पीछे पापा के बाजार जाने की शर्त जुड़ी हुई है। आशा करती हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप और स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि हमें अर्थ के आधार पर वाक्य समझ में आ चुके हैं।